जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थशास्त्र विषय के जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे इंटरमीडिएट परीक्षा 2022 में, उसके सारे प्रश्नों का सही उत्तर क्या होगा उसको हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, कौन पूर्ति वस्तु है? सही उत्तर होगा विक्रय हेतु प्रति इकाई एक निश्चित कीमत मूल्य पर प्रस्तुत की गई वस्तु की मात्रा। विशेष बात यह है कि ये जितने भी उत्तर दिए गए हैं ये आपके आंसर शीट पर आधारित है। जो ऑप्शन दिया गया था उसी से जुड़ा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, माइक्रोस किस भाषा का शब्द है? आपका उत्तर होगा ग्रीक। नेक्स्ट प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र जहां छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन के अनुसार होगा मूल्य निर्धारण, उत्पादन फलन, वितरण तथा उत्पादन के साधनों के प्रयोग में कुशलता। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्पादन संभावना वक्र की मदद से हम अर्थव्यवस्था के किस मूलभूत समस्या का सही व्याख्या कर सकते हैं? उत्तर होगा तकनीकी प्रगति, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक कुशलता का। नेक्स्ट प्रश्न है, अवसर लागत को हम किस नाम से जानते हैं या अवसर लागत को अन्य किन नामों से जानते हैं? आपका उत्तर होगा वैकल्पिक लागत, हस्तांतरण लागत, हस्तांतरण आय, मूल्य व विस्थापित लागत। नेक्स्ट प्रश्न है, समग्र का अध्ययन किससे संबंधित है? समग्र का अध्ययन तो आपको बता दें, समग्र मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स, और समग्र सभी चीजों का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महामंदी किस वर्ष हुई थी? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी? तो 1929-30 में आई थी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उत्तर होगा कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सेवा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन सेवा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तर होगा संवाद वाहन, क्योंकि ऑप्शन में संवाद वाहन ही सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित है तो आपका उत्तर होगा लगान मजदूरी, लगान मजदूरी वेतन प्लस लाभ। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल है? कौन आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल है? उत्तर होगा मौद्रिक प्रवाह, वास्तविक प्रवाह। नेक्स्ट प्रश्न है, उदासीनता वक्र की ढाल किसके सहारे मापी जाती है? उदासीनता वक्र की ढाल किसके सहारे मापी जाती है? तो आपका उत्तर होगा सीमांत प्रतिस्थापन दर के सहारे। नेक्स्ट प्रश्न है, मांग की रेखा के खिसकने का अर्थ क्या है? उत्तर होगा आय में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण है। स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण है तो ऑप्शन के अनुसार होगा चाय और कॉफी। नेक्स्ट प्रश्न है, कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या ज्ञात होता है? उत्तर होगा प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, बजट रेखा दर्शाती है। बजट रेखा दर्शाती है, उत्तर होगा मूल्य अनुपात को, मूल्य अनुपात को। नेक्स्ट प्रश्न है, मांग की लोच का मतलब है। मांग की लोच का मतलब है तो मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन बटा मांग में प्रतिशत परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार की फर्म में दीर्घकाल में MR इक्वल टू MC इक्वल टू AC इक्वल टू AR, मतलब किस प्रकार के फर्म में मार्जिनल कॉस्ट बराबर मार्जिनल रेवेन्यू बराबर एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज रेवेन्यू हो जाता है? तो आपका होगा पूर्ण प्रतियोगी फर्म में। नेक्स्ट प्रश्न है, आयताकार या अति परवलयाकार मांग वक्र के सभी बिंदुओं पर मांग की लोच क्या होता है? उत्तर होगा शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे क्या कहते हैं? यदि मूल्य में परिवर्तन के बावजूद मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे क्या कहेंगे? उत्तर होगा इकाई कीमत लोच, इकाई कीमत लोच। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है?
आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? उत्तर होगा जे.एम. किन्स को। उत्तर क्या होगा? जे.एम. किन्स। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? उत्तर होगा दुर्लभता। क्या उत्तर होगा? दुर्लभता। अगला प्रश्न है, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन बराबर होता है। बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पादन बराबर होता है। उत्तर जीडीपी एट एमपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध संसाधन आय। जीडीपी एट एमपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध संसाधन आय। अगला प्रश्न है, जीडीपी एट एफसी। जीडीपी एट एफसी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी का मतलब क्या होता है? तो उत्तर होगा जीडीपी प्लस एमपी प्लस निबल अप्रत्यक्ष कर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय मापने की कौन कौन विधि है? राष्ट्रीय आय मापने की कौन कौन विधि है? उत्तर होगा उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टॉक में सम्मिलित होता है, मतलब स्टॉक में सम्मिलित होता है। उत्तर होगा भंडार गृह में रखे अनाज की मात्रा, मुद्रा की मात्रा और धन। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने राष्ट्रीय आय के लेखांकन का प्रथम प्रयास किया? किसने राष्ट्रीय आय के लेखांकन का प्रथम प्रयास किया? तो आपको बता दें, राष्ट्रीय आय के लेखांकन का प्रथम प्रयास वैसे दादा भाई नौरोजी ने किया था, लेकिन चूंकि वह दादा भाई नौरोजी ऑप्शन नहीं है तो उत्तर होगा साइमन कुजनेट्स, क्योंकि साइमन कुजनेट्स ने भी राष्ट्रीय आय के लेखांकन का प्रयास किया था या किया। अगला है, विशुद्ध प्रतियोगिता की विशेषता है। विशुद्ध प्रतियोगिता की विशेषता है, उत्तर होगा बाजार का पूर्ण ज्ञान। विशुद्ध प्रतियोगिता की विशेषता क्या है? उत्तर क्या होगा? बाजार का पूर्ण ज्ञान। अगला प्रश्न, एक अर्थव्यवस्था में साल भर में उत्पादित सभी अंतिम सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है? एक अर्थव्यवस्था में एक साल में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य क्या कहलाता है? उत्तर होगा सकल राष्ट्रीय उत्पादन। सकल राष्ट्रीय उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि देश के लिए विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय नकारात्मक हो तब क्या होगा? यदि देश के लिए विदेशों से प्राप्त निवल साधन आय नकारात्मक हो तो क्या होगा? उत्तर होगा जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पादन ज्यादा होगा और जीएनपी मतलब सकल नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पादन कम होगा थोड़ा सा। अगला है, दृश्य और अदृश्य मदों का व्यापार संबंधित है। दृश्य और अदृश्य मदों का व्यापार संबंधित है। उत्तर होगा भुगतान संतुलन से। उत्तर क्या होगा? भुगतान संतुलन से। अगला प्रश्न है, जब व्यापार संतुलन अनुकूल हो तो सूत्र क्या होगा? जब व्यापार संतुलन अनुकूल हो मतलब अपने फेवर में हो, पक्ष में हो तो क्या होगा? आयात कम हो और निर्यात क्या है? ज्यादा। इसका मतलब क्या होगा कि आयात हम कम कर रहे हैं और निर्यात ज्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विदेशी विनिमय दर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? प्रश्न है, विदेशी विनिमय दर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? उत्तर होगा मांग और पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा, मतलब मांग और पूर्ति की शक्ति के द्वारा विदेशी विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा वही है जो मुद्रा का कार्य करती है, किसने कहा? उत्तर होगा हार्टले ब्रदर्स। हार्टले ब्रदर्स ने कहा था। अगला प्रश्न है, चालू खाता की मद है। चालू खाता की मद है। उत्तर होगा दृश्य मद का निर्यात, दृश्य मद का आयात, पर्यटकों का व्यय। नेक्स्ट प्रश्न है, मंदी में कौन सा बजट वांछनीय है? मतलब मंदी के समय किस प्रकार का बजट बनाना चाहिए? उत्तर होगा घाटे का बजट। अगला प्रश्न है, जब औसत लागत गिरती है, जब औसत लागत गिरती है तब कौन सा संबंध स्थापित होता है? जब औसत लागत गिरती है तब कौन सा संबंध स्थापित होता है? उत्तर होगा एसी लेस देन एमसी। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यून मांग को सुधारने का राजकोषीय उपाय क्या है? न्यून मांग को सुधारने का राजकोषीय उपाय क्या है? उत्तर होगा हीनार्थ प्रबंधन करना चाहिए, सार्वजनिक ऋण में कमी करनी चाहिए, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करनी चाहिए और कर को घटा देना चाहिए। अगला प्रश्न है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, किसने लिखा है या किसने कहा है? पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है,
किसका कथन है? उत्तर होगा जेबी से। यदि किसी ब्रेड का बाजार मूल्य 75 रुपया है और उसे बनाने में 50 रुपया का गेहूं और अन्य मध्यवर्ती वस्तुएं लगती है, तो ब्रेड बनाने वाले की कीमत क्या होगी? उत्तर होगा 25 रुपया। अगला प्रश्न है, गुणक निर्भर करता है। गुणक किस पर निर्भर करता है? उत्तर होगा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर तथा सीमांत बचत प्रवृत्ति पर। मतलब गुणक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, गुणक का सही सूत्र लिखे। गुणक का सही सूत्र लिखे। उत्तर होगा 1/1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। मतलब गुणक बराबर होता है, के बराबर होता है 1/1 माइनस सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है, गुणक का सूत्र लिखें। गुणक का सूत्र तो के इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा वाई बटा डेल्टा आई। अगला प्रश्न है, प्रभावपूर्ण मांग निर्भर करता है। मतलब प्रभावपूर्ण मांग किस पर निर्भर करता है? उत्तर होगा समग्र मांग तथा समग्र पूर्ति पर। अगला प्रश्न है, तरलता अधिमान किस पर निर्भर करता है? तरलता अधिमान किस पर निर्भर करता है? उत्तर होगा लेन देन के उद्देश्य से। उत्तर क्या होगा? लेन देन के उद्देश्य पर, सट्टा के उद्देश्य पर और पूर्वोपाय के उद्देश्य पर। अगला प्रश्न है, भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? उत्तर होगा वित्त मंत्रालय, मतलब भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन अप्रत्यक्ष कर है? कौन अप्रत्यक्ष कर है? उत्तर होगा वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य कब होता है? सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा शून्य होगा जब राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होगा। मतलब राजकोषीय घाटा जब ब्याज भुगतान के बराबर होता है तो सरकारी बजट में प्राथमिक घाटा क्या होगा? शून्य होगा। अगला प्रश्न है, कौन गैर कर राजस्व है? कौन गैर कर राजस्व है? उत्तर होगा उपहार कर। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा लाभांश ब्याज या ब्याज, सरकार द्वारा लाभांश ब्याज इत्यादि के रूप में संग्रहित प्राप्तियां किस रूप में मापी जाती हैं? उत्तर होगा गैर कर राजस्व के रूप में। अगला प्रश्न है, जब सरकार राजस्व से अधिक व्यय कर देती है, जब सरकार राजस्व से अधिक व्यय कर देती है तो क्या कहलाता है? उत्तर होगा घाटे का बजट। अगला प्रश्न है, विकासशील देशों में प्रायः किस प्रकार के बजट को प्राथमिकता दिया जाता है? विकासशील देशों में प्रायः किस प्रकार के बजट को प्राथमिकता दिया जाता है? उत्तर होगा संतुलित बजट का। अगला है, कौन पूंजीगत बजट से संबंधित है? कौन पूंजीगत बजट से संबंधित है? उत्तर होगा राजस्व प्राप्तियां प्लस पूंजीगत प्राप्तियां। अगला प्रश्न है, आयकर अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। आयकर प्रत्यक्ष कर कहलाता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से संग्रहित किया जाता है। उत्तर आय अर्जक लोगों से, मतलब आय प्राप्त करने वाले लोगों से। किस कारण से उत्पादन संभावना वक्र की प्रवृत्ति, किस कारण से उत्पादन संभावना वक्र की प्रकृति नतोदर होती है? उत्तर वर्धमान अवसर लागत के कारण। वर्धमान अवसर लागत के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, बैंक का एजेंसी संबंधी कार्य क्या है? बैंक का एजेंसी संबंधी कार्य क्या है? उत्तर लवकर सुविधा देना। उत्तर क्या होगा? लवकर सुविधा देना। अगला प्रश्न है, बजट में सम्मिलित है। बजट में सम्मिलित क्या है? उत्तर होगा राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा और राजकोषीय घाटा। अगला प्रश्न है, वस्तु सेवा कर के दायरे से बाहर है। वस्तु सेवा कर के दायरे से बाहर कौन है? मतलब जीएसटी से बाहर कौन है? तो कृषि उत्पाद, मतलब कृषि उत्पाद को जीएसटी में नहीं रखा गया है। वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य कीमत स्तर में निरंतर गिरावट को कहा जाता है। उत्तर विस्फीति। क्या होता है? विस्फीति। अगला है, विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का समायोजन क्यों शामिल किया जाता है? विद्यमान पूंजी स्टॉक में टूट फूट का समायोजन क्यों किया जाता है? उत्तर होगा धारित पूंजी स्टॉक को बचाने के लिए, पुरानी मशीन को नई मशीन में प्रतिस्थापन करने के लिए। अप्रत्यक्ष कर नहीं है। अप्रत्यक्ष कर नहीं है। उत्तर संपत्ति कर।
बीमा क्षेत्र में 2021-22 के बजट में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की हिस्सेदारी 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? उत्तर होगा 74%। अगला प्रश्न है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भारत में कब स्थापित हुआ? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भारत में कब स्थापित हुआ? उत्तर होगा 1952 में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की लोच कैसी होती है? स्थानापन्न वस्तुओं के लिए मांग की लोच कैसी होती है? उत्तर होगा धनात्मक। अगला प्रश्न है, बजट की अवधि क्या होती है? बजट की अवधि क्या होती है? उत्तर होगा वार्षिक। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद किससे प्रशासनिक समर्थन हासिल करता है? उत्तर होगा नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग था। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? उत्तर होगा उत्पादन क्या किया जाए, किस प्रकार किया जाए, किसके लिए किया जाए, और उत्पादित वस्तुओं का वितरण किस प्रकार हो। किसे निकट मुद्रा कहते हैं? प्रश्न, किसे निकट मुद्रा कहते हैं? उत्तर प्रतिभूति को, बीमा पॉलिसी को और बॉन्ड को। मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर होगा प्राथमिक कार्य। और आपको पता है प्राथमिक कार्य क्या है? विनिमय के माध्यम और मूल्य का मापक। यह मुद्रा के प्राथमिक कार्य है या मुख्य कार्य है। कौन विधिग्राह मुद्रा है? कौन विधिग्राह मतलब किस मुद्रा को कानूनी मान्यता प्राप्त है, जिसे सभी लोग बिना झिझक के स्वीकार कर लेते हैं? उत्तर होगा प्रचलित पत्र मुद्रा। अगला प्रश्न है, किस प्रणाली पर पत्र मुद्रा के निर्गमन की व्यवस्था आधारित है? मतलब भारत में पत्र मुद्रा का निर्गमन किस आधार पर किया जाता है? उत्तर होगा न्यूनतम कोष प्रणाली पर। अगला प्रश्न है, पत्र मुद्रा मान या पत्र चलन मान में किस प्रकार की पत्र मुद्रा चलन में नहीं होती है? उत्तर प्रदिष्ट पत्र मुद्रा। श्रम के नियम के अनुसार कौन सी मुद्रा अच्छी होती है? उत्तर होगा प्रमाणिक मुद्रा। अगला प्रश्न है, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। द परचेजिंग पावर ऑफ मनी के लेखक कौन है? उत्तर होगा इरविंग फिशर। अगला प्रश्न है, मुद्रा पूर्ति का नियमन कौन करता है? मतलब भारत में या किसी भी देश में केंद्रीय बैंक करता है। भारत में मुद्रा के पूर्ति का नियमन आरबीआई करती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। अगला है, मुद्रा के आय सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य किस पर निर्भर करता है? मुद्रा के आय सिद्धांत के अनुसार मुद्रा का मूल्य किस पर निर्भर करता है? उत्तर होगा उपभोग पर, आय पर तथा बचत पर। अगला प्रश्न, कौन स्फीति किसी अर्थव्यवस्था के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है? तो रेंगती हुई स्फीति। कौन कारण धारित स्फीति नहीं है? कौन कारण धारित स्फीति नहीं है? उत्तर होगा अवमूल्यन प्रेरित स्फीति। स्फीतिक अंतराल की अवधारणा किसने दी? स्फीतिक अंतराल की अवधारणा किसने दी? उत्तर होगा जेएम किन्स। मुद्रास्फीति अन्यायपूर्ण और मुद्रा संकुचन युक्त अनुप्रयुक्त, किंतु दोनों में शायद मुद्रा संकुचन अधिक बुरा है, किसने कहा? उत्तर होगा जेएम किन्स। व्यवसायिक बैंक का कौन सा काम नहीं है? उत्तर होगा पत्र मुद्रा जारी करना। व्यवसायिक बैंक का कौन काम नहीं है? उत्तर होगा पत्र मुद्रा जारी करना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में व्यवसायिक बैंक की इकाई बैंकिंग प्रणाली में अधिक प्रचलित है? उत्तर होगा सभी देशों में। बैंक द्वारा शाख सृजन का प्रमुख आधार क्या है? बैंक द्वारा शाख सृजन का प्रमुख आधार क्या है? उत्तर होगा नगद कोष अनुपात। अगला प्रश्न है, किस दिन 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? किस दिन 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? उत्तर होगा 19 जुलाई 1969 को। 15 अप्रैल 1980 को कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? उत्तर होगा 6। उत्तर क्या होगा? 6। अगला है, कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है? कौन सा कार्य केंद्रीय बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है? तो आम जनता से जमा स्वीकार करना। आम जनता से जमा स्वीकार करना। अगला है, कौन विश्व का सबसे प्राचीनतम केंद्रीय बैंक है?
विश्व का सबसे प्राचीनतम केंद्रीय बैंक कौन है? तो बैंक ऑफ इंग्लैंड, 1694 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? उत्तर 1920 में। अगला प्रश्न है, नरसिंहम समिति का प्रतिवेदन किसके सुधार से संबंधित है? नरसिंहम समिति का प्रतिवेदन किसके सुधार से संबंधित है? उत्तर होगा बैंकिंग सुधार से। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संतुलन, प्रश्न है उपभोक्ता संतुलन का बिंदु है, उपभोक्ता संतुलन का बिंदु है, उत्तर होगा सीमांत मूल्य, उत्तर क्या होगा? सीमांत मूल्य। अगला प्रश्न है एमपीसी, प्रश्न है एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर होता है, उत्तर होगा 1 के। अगला है 1/1 माइनस सी, 1/-C में C का मतलब क्या होगा? उत्तर होगा उपभोग। अगला है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को ज्ञात करने का सूत्र लिखें। प्रश्न है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को ज्ञात करने का सूत्र लिखें, उत्तर होगा एमपीसी बराबर डेल्टा C बटा डेल्टा Y। अगला प्रश्न है पत्र मुद्रा में कौन सा मूल्य अधिकतर होता है? उत्तर होगा अंकित मूल्य, उत्तर क्या होगा? अंकित मूल्य। और लास्ट प्रश्न है, यदि एमपीसी 0.5 हो तो गुणक क्या होगा? यदि एमपीसी 0.5 हो तो गुणक क्या होगा? उत्तर होगा 1।